हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है पोषक तत्व के बारे में अच्छे तरीके से कवर किया था, किसमें किसकी कमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न पिछले वीडियो से क्लास से आएंगे। आज की इस क्लास से फर्टिलाइजर है और उर्वरक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से भी एक दो प्रश्न जो है, टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से इस टॉपिक से भी एक दो प्रश्न बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम अच्छे तरीके से एक सरल तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। कुछ लोगों का टिपिकल टॉपिक होता है कि सर कैसे तैयार करें कैसे ना करें, हमको नहीं तैयार हो रहा है। सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा क्लास में कैसे तैयार करना है। ठीक है, क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है न्यू अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग अपनी बेस को मजबूत कर रहे होंगे। जिसको ना तैयार होता हो लिख करके, वीडियो देख करके लिखे और फिर रिवीजन करे लिखे तो जो है तैयार हो जाएगा आसान तरीके से। आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो है प्रीवियस क्लास का एक ओवरव्यू देता, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो होता पोषक तत्व के बारे में पढ़ा था। टोटल पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें बेसिक एलिमेंट जो कितने होते हैं, 17 होते हैं। 17वां कौन सा जोड़ा गया था? निकिल जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 1987 में ब्राउन ने जोड़ा था। लेकिन जब इसका एसेंशियल न्यूट्रिएंट में कब रखा गया? 2010 में रखा गया। इसके बाद हमने उसमें पढ़ा था प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्राइमरी में एनपीके आ जाता है। बाकी जितने भी CHO को छोड़ करके, CHO मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी के तत्व के कहाँ से प्राप्त होते हैं? पृथ्वी से, यानी कि मृदा से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो होता है कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बन जो होता है वायु से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हमने पढ़ा था कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो है वायु से प्राप्त होता है, हवा से प्राप्त होता है, ये पढ़ा था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपको वहां ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैंने उसमें पौधा बनाया था उसमें आप लोगों को डिफिशियंसी दिखाया था मैंने, किसमें किस तत्व की कमी होती है। जैसे मैंने आप उस चीज के एनालिसिस कीजिए कि हमने उसमें बताया था कि ऊपर वाले टहनी यानी कि बड में, ठीक है, शीर्ष कलिका में किस तत्व की कमी होती है। ठीक है, तो शीर्ष कलिका में पूछा जाता है तो किस तत्व की कमी होती है, यानी कि बड में किस तत्व की कमी होती है, तो अगतिशील तत्व की कमी होती है, जो जैसे कि कैल्शियम और बोरान की कमी पाई जाती है। उसके बाद हमने नीचे पढ़ा था, क्या था? कम गतिशील पढ़ा था। कम गतिशील पढ़ा था यानी कि नई लीफ में। ठीक है, नई लीफ में किस तत्व की कमी होती है? कम गतिशील की। जैसे कि आपका Cl आ जाता है, Cu आ जाता है, Fe आ जाता है, सल्फर आ जाता है, ये सब तत्व न्यू लीफ में कमी पाई जाती है। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था, जो है अधिक गतिशील को पढ़ा था। अधिक गतिशील में किस तत्व की कमी होती है? तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट के जो आते हैं, ठीक है, एनपीके, ठीक है, इसकी कमी होती है। और इसमें से सबसे ज्यादा कमी किसकी पूछा जाता है? अगर पूछता है इनमें से किसकी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिलती है, तो एन की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, और एमजी और एमओ मॉलिब्डेनम की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम दोनों की बात करते हैं। नई और पुरानी दोनों लीफ में किस तत्व की कमी होती है? तो जिंक की कमी होती है। ऐसे जब फ्रेंड्स एक दो बार एनालिसिस करेंगे, वीडियो को देखेंगे और स्वयं मंथन करेंगे चीजों को, हमने इसमें ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इसके बाद ये पढ़ा था सर ने, इसके बाद सर ने ये बताया था कि किस तत्व की कमी होती है, किसमें क्या होती है, सल्फर, बोरान क्या होता है उसमें जो होता है, और परागकण में क्या जो होता है। ठीक है, किसको कार्य करते हैं किस पे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक उसी से संबंधित समझो है। अपना अलग टॉपिक है, फर्टिलाइजर का है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है जैसे कि हमारी मिट्टी की उर्वरता जो है उसको बनाए रखने के लिए जो भी हम उसमें कुछ चीज डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? उर्वरक कहा जाता है। ठीक है, तो यही पढ़ना है। इसमें आज हम पढ़ेंगे जो है उर्वरक के बारे में, उर्वरक के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमोनिकल उर्वरक होता है, नाइट्रेट उर्वरक होता है, अमोनिकल नाइट्रेट और नाइट्रेट एमाइड होता है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, चारों के अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके बाद हम उसमें पोटास पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली इसी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन जो होता है पहले पढ़ेंगे, टाइप कितने प्रकार का होता है, इसके बाद नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी कितने प्रकार का होता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले फ्रेंड्स जो लोग जैसे कि नहीं तैयार होता है, क्लास में बने रहिएगा, अभी लास्ट में बताएंगे कैसे तैयार करना है। ठीक है, आइए हम पहले शुरू करते हैं जो है आपका
फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर हमने बताया, फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है जो उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए हम मिट्टी में जो है, मृदा में जो यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे फर्टिलाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए उर्वरक किसे कहा जाता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए यानी कि बढ़ाने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिन पदार्थों का आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर कहा जाता है। उर्वरक नियंत्रण जो होता है, उर्वरक नियंत्रण अधिनियम कब आया, 1957 को आया। भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक किसकी खपत होती है, तो यूरिया की होती है। ठीक है, इसको देखना है। और फर्टिगेशन किसे कहा जाता है, एक फर्टिगेशन का मतलब ये भी जान लीजिए, चिम्मच से जो होता है, चिम्मच से पौधों को देना क्या कहा जाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। ठीक, चिम्मच से मट्टी में मतलब खाद को पौधों को देना, उससे क्या होता है फर्टिगेशन से, तो जैसे कि उसमें खाद जो होती है पौधों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यही है, सिंचाई जल के साथ साथ एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग करना होता है। विश्व में प्रथम निर्मित उर्वरक की बात करेगा, एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है। नाइट्रोगेशन क्या होता है, सिंचाई जल के साथ एनहाइड्रस अमोनिया का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये बताइए मृदा में उपस्थित कुल नाइट्रोजन को किससे नापा जाता है, तो जो होता है आपका जे जेल्डोन विधि से मापा जाता है। एक पॉइंट आप और ऐड कर लेंगे इसमें और लिख लेंगे। ठीक है, और पोटास की मात्रा पूछ लेता है, पोटास की मात्रा कैसे कैसे मापते हैं, तो फ्रेमवर्क से मापते हैं, किससे जो होता है फ्रेम फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उर्वरक का क्लासिफिकेशन, इसमें तीन प्रकार के होते हैं, एक एकल वर्गीकरण होता है, एक जो होता है डबल होता है और एक ट्रिपल होता है। एकल में क्या होता है, जिसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑन जो है फर्टिलाइजर। एकल में क्या होता है, इसमें जो होता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट जो है, एक एकल का मतलब जान ही रहे, तो एक पाया जाता है, प्राइमरी एनपीके में से एक ही पाया जाएगा। जैसे नाइट्रोजन यूरिया हो, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 46% होती है। ठीक है, फास्फोरस नहीं, पोटेशियम नहीं, पोटास नहीं। ठीक है, तो एकल फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, आप कह सकते हो सरल फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, ऐसे उर्वरक जिनके सिर्फ एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, जैसे एनपीके। एनपीके में से कोई एक प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एकल फर्टिलाइजर या सरल फर्टिलाइजर कहा जाता है। जैसे तो जानते हो सीएचओ जल और जो होता है वायु से प्राप्त होता है, बाकी सभी के सभी जो है आपकी मृदा से प्राप्त। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की बात करेंगे एनपीके, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो होता है CAMGS होते हैं, ये सब। इसके बाद क्लोरीन, आयरन हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, मोलिब्डेनम, निकिल हो गया। निकिल को ही तो 2010 में इसको प्राइमरी न्यूट्रिएंट में माना गया, किसने खोज किया था, ब्राउन ने। ठीक है, अब यूरिया की बात कर लेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46% होती है। पोटास की बात करेगा 0 होती है। ऑक्सीजन और फास्फोरस की बात करेगा तो 0। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 20 होता है। 2 है, एक और जैसे अमोनियम है, पोटेशियम, एक एग्जांपल और लिख लेंगे, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया, और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और एग्जांपल लिख लीजिएगा। तो ये चीज अब मैं कहने का मतलब आपको समझ में आ गया, जिसमें एकल फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है जिसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो में से कोई एक उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्राइमरी मतलब एकल कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अगला जो होता है बाइनरी फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक उसे कहा जाता है जिसमें जो होता है 2 प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं डाई में, ठीक है, डाई में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, आपके यूरिया का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यूरिया में जो होता है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसमें 18% जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% क्या पाया जाता है, P2O5 पाया जाता है। ठीक,
ये चीज है। इसके बाद आप ये चीज देख लिए, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया कितना परसेंट, 46%, अरे मतलब 18%। फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस जो होता है 46%। मोनो अमोनियम फास्फेट जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 13%, फास्फोरस की मात्रा जो होता है 52%। पोटेशियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13%, और जो होता है आपका पोटास की मात्रा कितना होता है, 44% पोटास होता है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। यूरिया में पूछा जाता है, यूरिया तो आपको सभी को पता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डीएपी को, डाई को जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 18% नाइट्रोजन की मात्रा, 46% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। एमओपी में देखेंगे, मोनो अमोनियम फास्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 13%, ठीक है, फास्फोरस की मात्रा 52%। अभी तक सबसे ज्यादा फास्फोरस जो है किसमें पाया जाता है, अमोनिया में पाया जाता है। पोटेशियम की बात करेगा 44% इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है 11 से 13% पाया जाता है। पूर्ण उर्वरक किसे कहा जाता है, ऐसे उर्वरक जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, एनपीके, ठीक है, ठीक है। तो ये उसे कहा जाता है पूर्ण प्राथमिक तत्व। इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है जिसमें ऐसे उर्वरक जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों में से किसी एक पोषक तत्व की कमी होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो होता है अपूर्ण, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजर कहा जाता है। डीएपी जैसे होगा, एमएपी जैसे हो गया, ठीक है। अब आते हैं, एक और आता है एनालिसिस लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, कम विश्लेषण यानी कि लो विश्लेषण उर्वरक उसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे उर्वरक जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके का जोड़ जो होता है 25 से कम होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कम विश्लेषण उर्वरक। ऐसे उर्वरक जिसमें 25 या 25 से अधिक, उसे क्या कहा जाता है, उसे अधिक विश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, कम विश्लेषण उर्वरक में ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व एनपीके का जोड़ जो होता है 25% से कम होता है, ऐसे फर्टिलाइजर को क्या कहा जाता है, कम विश्लेषण यानी कि लो एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट होगा CaNO3, ठीक है, 15% इसमें 15.5% नाइट्रोजन की मात्रा, अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन की मात्रा, 23.4% सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। एसएसपी की बात कर लेंगे, एसएसपी जो होता है 16%, P2O5 12% सल्फर पाया जाता है। एक कम विश्लेषण हो गया। अधिक विश्लेषण की जब बात करेंगे, उसमें ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें एनपीके का जोड़ जो होता है 25 जो है 25 या तो 25 से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका यूरिया आ गया, ठीक है, हाई में आता है, डीएपी में आ जाता है, ठीक है, एमएपी में आ गया, ऐसे फर्टिलाइजर को आ जाता है 25% से ज्यादा। अब कैन भी हो जाएगा। आपका एक और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कैन किसान खाद, इसमें जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 25% होती है, ये भी इसी में आएगा, ठीक है। तो 25 ऐसे प्राथमिक ऐसे पोषक तत्व जिसका जोड़ जो होता है 25 या 25 से अधिक, 25 से कम क्या हो जाएगा आपका, कम विश्लेषण। कार्बनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जब बात करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जब बात करेंगे, ऐसे उर्वरक जिनकी संरचना में कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक कहते हैं। जैसे NO2 NH2 CONH2 होता है यूरिया का फार्मूला। तो यूरिया का फार्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला क्या है, NH2 CONH2। ऐसे उर्वरक जिनकी संरचना में कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, यूरिया कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी उर्वरक में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट तथा ऑक्साइड रूप में पाई जाती है, तब वो उर्वरक जो होता है कार्बनिक नहीं होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उसे कहा जाता है। क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, इसी के आगे में देखते हैं अकार्बनिक फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसे अकार्बनिक कहा जाता है। जैसे इसमें देखेंगे आप, अकार्बनिक उर्वरक उसे कहा जाता है
जिसमें कार्बन नहीं पाया, जैसे यूरिया होगा। यूरिया क्या है, मतलब कार्बनिक है, एकल है, अधिक विश्लेषण में आता है। ठीक है, यूरिया हो गया, कैन हो गया आपका, ये सब किस में आते हैं, डीएपी होगा, एमएपी होगा, किसमें आएंगे आपके जो है अधिक विश्लेषण में आते हैं। अब ठीक है, अब हमको पढ़ना है जो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उर्वरकों का वर्गीकरण। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, पहला अमोनिकल उर्वरक NH4 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, दूसरा जो है नाइट्रेट उर्वरक, तीसरा जो है आपका अमोनिकल नाइट्रेट, और चौथा जो होता क्या है, एमाइड हो गया। इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं के पढ़ने का तरीका पहले बता देते हैं। आप अगर आपने जो है इसको तैयार करना है, पहला तो सब कुछ तैयार हो गया ना, एकल किसे कहा जाता है, सरल या एकल किसे कहा जाता है, डबल किसे कहा जाता है, कम विश्लेषण किसे कहा जाता है, लो विश्लेषण फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, कौन कौन से आते हैं उसमें। ठीक है, प्रथम कह सकते हो किसमें एक पोषक तत्व प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, किसमें दो पाया जाता है। ठीक है, तो पहले प्राथमिक में सिंगल में कौन पाया जाता है, यूरिया हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, ये सब सिंगल में आते हैं। डबल में क्या होगा, आपने डाई पढ़ा, डबल डाई एमएपी हो गया। ठीक है, और डाई हो गया, एमएपी हो गया, और एपी हो गया। ठीक है, ये सब आपके डबल में आ जाएंगे। ठीक, ये सब पढ़ा आपने। इसके बाद अब इन्हीं को पढ़ना है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे पहले तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन परसेंटेज को याद रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन परसेंटेज कैसे आप याद रखेंगे, जैसे छोटा छोटा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे कहें कि हम घोर के पिला देंगे, तो घोर के कोई नहीं पिला सकता इसको, मैं तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे कि आप जब इसको लिखेंगे छोटे छोटे में, आप अपने पास रखेंगे, एक दिन में ना सोचे हम सब कुछ खा जाएंगे, नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो पहले ये याद रखिएगा, जैसे धान में क्या पाया जाता है। ठीक है, धान में क्या पाया जाता है, जैसे कि सॉरी, धान में क्या क्या फर्टिलाइजर देते हैं और उसमें कितनी मात्रा पाई जाती है। ऐसे जब अपने दिमाग को सेटअप करके पढ़ेंगे, नाइट्रोजन, चलो आज मैंने नाइट्रोजन देखा, पहला देखा, आज हमने इसको पढ़ा अमोनिकल नाइट्रोजन उर्वरक, उसमें कौन कौन से होते हैं, कितना परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो ऐसे में याद करेंगे, आप लोगों से भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे खंडों में करके आप अपने आप को तैयार करेंगे तो आसान इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक दो फॉर्म में पाए जाते हैं, आपको हमने पहले क्लास में न्यूट्रिएंट वाले में बताया, एक नाइट्रेट और जो है एक अमोनिकल फॉर्म में। नाइट्रेट फॉर्म में जो होता है नाइट्रोजन को ग्रहण जो है पौधे करते हैं, और जो होता है अमोनिकल फॉर्म में मुख्यतः जो होता है आपके धान हुआ, गन्ना हुआ, आलू हुआ, उस फॉर्म में अमोनिकल फॉर्म में ये लोग ग्रहण करते हैं, ये लोग नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दो फॉर्म में हमने बताया, एक हो जाए अमोनिकल फॉर्म, एक हो जाए नाइट्रेट। नाइट्रेट फॉर्म में मुख्यतः जो होता है सभी पौधे जो होता है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अमोनिकल फॉर्म में धान हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में के रूप में ये लोग लेते हैं। ठीक है, पौधे जो है दो रूप से अवशोषित करते हैं नाइट्रोजन को। ठीक है, और 30 से 40% जो होता है अवशोषित कर ही पाते हैं, बाकी सभी बेकार चला जाता है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे। अमोनिकल उर्वरक किसे कहा जाता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। ठीक है, अमोनिकल उर्वरक किसे कहा जाता है, इसको देखिए पहले। ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनिकल NH4 के रूप में प्लस के रूप में पाया जाता है। ये हमने पहले क्लास में आपको पोषक तत्व वाले में बताया किस फॉर्म में पौधे अपटेक करते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील होते। अब इनको चारों को आप काम करिएगा, ये चारों को जो है आप एक पेज लीजिएगा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए एक पेज लीजिएगा, इन चारों को क्या करना है, चारों को जो है आपको ऐसे पेज हो गया, चारों को यहाँ लिखना अमोनिकल, यहाँ नाइट्रेट, यहाँ एमाइड, और यहाँ ऐसे लिखना, चारों को लिखना, थोड़े थोड़े इनमें से जो बेसिक चीजें है जल में घुलनशील है, ऐसे क्लास देखकर छोटे छोटे में एक पेज में सभी के सभी क्या है नाइट्रोजन मतलब उर्वरक को कंप्लीट करेंगे, उसको अपने सामने रखेंगे। आसान तरीके से नहीं तैयार होता, बताना। ठीक है, अब ये बात करते हैं क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, ये उर्वरक अम्लीय प्रकृति के पाए जाते हैं। कैसे, नेचर पूछ लेगा कि इसका नेचर क्या है, अमोनिकल उर्वरक कैसे है, एसिड नेचर के होते हैं। ये पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ये सभी फसलों में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है,
इसके एग्जाम्पल में क्या है, अमोनिकल सल्फेट, अमोनिकल सल्फेट हो गया। और आपका इसमें जो होता है अमोनिकल सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ लेता है तो 20% नाइट्रोजन, 20.6% नाइट्रोजन पाया जाता है, और सल्फर जो होता है 24%। अब अमोनियम क्लोराइड में 25% नाइट्रोजन पाया जाता है, या किसी किसी बुक में 26 दिया है तो इस पे आप गड़बड़ाई नहीं, 25 होगी। इसका प्रयोग जो होता है अमोनिकल क्लोराइड का प्रयोग जो होता है किसमें किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, आलू हो गया, चाय हो गया, इनमें जो होता नहीं किया जाता इनका प्रयोग, ठीक है। तो इनका प्रयोग जो होता है, गन्ना हुआ, आलू हुआ, तंबाकू हुआ, टमाटर हुआ, चाय हुआ, इनमें जो होता नहीं किया जाता है, ठीक है। अमोनिकल क्लोराइड का उर्वरक का उपयोग जो होता है इनमें नहीं किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसे कहा जाता है, इसको लिखना है। नाइट्रिफिकेशन किसे कहा जाता है, नाइट्रिफिकेशन एक जैव प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। सूक्ष्म जीव यानी कि स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का अमोनिकल रूप से नाइट्रोजन का रूप में जो बदलना ही क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिया, यहाँ अमोनिया है अमोनिकल फॉर्म में, तो यहाँ नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्राइट है। तो इसमें जो बदलता है कौन सा जीवाणु, या वो जो होता है बदलता है सूक्ष्म जीव, नाइट्रोसोमोनास। अब इसको नाइट्राइट को किस नाइट्रेट फॉर्म में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर बदलता है, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा। तो नाइट्रेट क्या होता है, पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, ठीक है, पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। इसलिए हम इस फॉर्म को, अमोनिकल फॉर्म को धान में यूज करते हैं, धान हुआ, गन्ना हुआ, यानी कि वाटर लॉगिंग, ठीक है, पानी वाले में। अब नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक आते हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको देखना है क्या, नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कौन सा कारक है, अमोनिकल नाइट्रेट की मात्रा, सूक्ष्म जीव जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और बैक्टीरिया। वायु संचार जो होता है, जब मृदा में 20% पर ऑक्सीजन होता है तब अधिकतम संचार होता है। उपयुक्त तापमान कितना होता है, प्रभावित करता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। उपयुक्त पीएच की बात करें 8.5। पहला हो गया अमोनिकल उर्वरक, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे आप नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है, नाइट्रेट उर्वरक जो कि सभी पौधे लेते हैं, ठीक है। ऐसे उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इनका नेचर कैसे होता है, क्षारीय या भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदा में किया जाता है, लेकिन अमोनिकल जो होता है उर्वरकों का प्रयोग क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, ठीक है। ये क्या है, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक। पौधे को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पहला एग्जांपल है कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 15.5% होती है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है। नाइट्रोफॉस्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है 20%, और पोटास की मात्रा कितनी होती है आपकी, 20% होती है, इक्वल होता है। इस उर्वरकों का प्रयोग धान की फसलों को छोड़कर सभी में किया जाता है, ठीक है। धान की फसलों को छोड़कर किसमें किया जाता है, सभी में किया जाता है नाइट्रेट उर्वरक को। अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग आप जानते हैं कि अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग धान हुआ, गन्ना हुआ, आलू में मुख्यतः जो होता किया जाता है। अब अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है। तीसरा देखेंगे अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक, ठीक है। अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक जल में घुलनशील पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं, धान को छोड़कर सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। ये भी विस्फोटक उर्वरक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो होता है विस्फोटक उर्वरक। किसे विस्फोटक उर्वरक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अमोनिकल नाइट्रेट उर्वरक को विस्फोटक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। धान को छोड़कर सभी फसलों में उपयोग, जब ऐसे बताएंगे, जब तीनों को चार्ट बनाकर एक छोटे छोटे में करके जो होता है
कॉलम बना के लिखेंगे। ईथान में प्रयोग नहीं होता है, अमोनियम नाइट्रेट इसमें प्रयोग होता है, नाइट्रेट इसमें नहीं प्रयोग होता है। एक चार्ट में बना के लिखेंगे, आपका आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। यूट्यूब पे अगर कोई ऐसा बता रहा होगा तो बता देना, ठीक है। ऐसा नहीं है, इतनी आसान तरीके से, ठीक है। अमोनिकल उर्वरक, अमोनियम उर्वरक की जब बात करेगा NaCO4 जो होता है अमोनिकल नाइट्रेट, ठीक है, में नाइट्रोजन की मात्रा 2 फॉर्म में पाई जाती है, 33% पाया जाता है। एक जो होता है इस फॉर्म में जो होता है अमोनिकल फॉर्म में 16.5% और नाइट्रेट फॉर्म में जो होता है 16.5%। तो ये मिला करके टोटल 33% पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें अनुपात पूछेगा 50%। अमोनिकल सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 26% और सल्फर की मात्रा जो होती है 15 से 17% पाई जाती है। हल्की अम्लीय प्रकृति के ये होते हैं, ठीक है। ये है, आपको इतना ध्यान रखना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा है, किसान खाद जिसे कहा जाता है, कैन कहा जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है? 25% होती है, जो कि अधिक गतिशील में आते हैं, ठीक है। किसान सोना या खाद कहा जाता है, नाइट्रो चाप कहा जाता है, नाइट्रोडोलोमाइट या नाइट्रोलाइमोस्टोन कहा जाता है। प्रकृति क्या होती है इनकी? प्रकृति उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब चारों को जब ऐसे लिखोगे, चारों को कॉलम बना के ऐसे लिखोगे तो उदासीन प्रकृति के, ऐसे प्रकृति अम्लीय क्षारीय ऐसे लिखेंगे। सबसे ज्यादा जो होता है सब्जियों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस फॉर्म में अनुपात क्या है? 1:1। अब पूछ लेगा सब्जियों में सबसे ज्यादा उपयोग किस फर्टिलाइजर का किया जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। एमोइड अब आ जाता है, यूरिया इंपॉर्टेंट है। यूरिया को इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लिखेंगे यूरिया जो होता है इसको लिखेंगे, जो कि खोज किसने किया था? फ्रेडरिच हुलर ने खोज किया था। इसको आप लिख लेंगे, फ्रेडरिच हुलर ने खोज किया था। क्यों, कौन खोज किया था? यूरिया की खोज कौन किया था? यूरिया की खोज जो होता है, खोज की जब बात करेंगे, खोज जो है 1828 में किसने किया था? फ्रेडरिच हुलर ने खोजा था, हुलर ने खोजा था। जो होता है यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 इंपॉर्टेंट है। यूरिया का सूत्र अभी पहले बताया है, NH2CONH2। एमाइड फॉर्म, जल में घुलनशील पौधों को शीघ्र उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% किस रूप में पौधे लेते हैं, किस रूप में रहता है? तो एमाइड फॉर्म में पाई जाती है। यूरिया में फरड़ी छिड़काव के लिए 2 से या 2.05% का घोल बनाया जाता है। छिड़काव के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूरिया में फरड़ी छिड़काव के लिए घोल कितना परसेंट बनाया जाता है? 2.0 से 2.5 का घोल बनाया जाता है। यूरिया में बायूरेट की बात करेगा, यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होती है? 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5 से यानी कि 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और छिड़काव की बात करेगा, छिड़काव के लिए घोल कितने में बनाया जाता है? 2 से आप कह सकते हो 2.5% बनाया जाता है। बायूरेट की मात्रा पूछेगा जी, इंपॉर्टेंट है, और 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यूरिया का विघटन यूरेज एंजाइम के द्वारा होता है, पूछ लेगा। यूरिया का विघटन किससे होता है? यूरेज एंजाइम द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यूरिया में लगभग 4 से 7 दिन में नाइट्रेट के में रूप में बदल जाता है। एक पॉइंट और रखिए, पहले क्या आता था? यूरिया की बोरी जो आती थी 45 केजी की आती थी। अब जो है इसकी बोरी जो है 40 केजी कहीं कहीं आने लगी है, कहीं कहीं आएगी, ठीक है। ये चीज करेंटली है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें थी, आपको चारों को अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद आप पोटास आता है, उसको भी देख लेते हैं। कैल्शियम साइनामाइड आता है। प्रकृति इनकी कैसे हो? क्षारीय होती है। वही होता है किस परसेंट? इसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतना परसेंट। अब एक और है नाइट्रोजन उर्वरकों से हानियां, ये भी देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन उर्वरकों से हानियों के बारे में हम लोग को देखते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं,
ठीक है। नाइट्रोजन उर्वरकों की हानियां, निक्षालन होता है, लीचिंग प्रोसेस जो होता है सबसे ज्यादा, इस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रेट उर्वरकों का सबसे ज्यादा हानि होती है, किससे? लीचिंग से, निक्षालन से। ब्लू बॉडी सिंड्रोम जो होता है, 6 महीने की उम्र वाले बच्चों को पानी पीने से नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। पीने वाले पानी में नाइट्रेट जो होता है 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, पीने वाले में। सिंचाई जल में नाइट्रेट 40 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हो गया, निक्षालन हो गया। ये उर्वरकों से हानियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन की जब बात करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रेट नाइट्रोजन का गैस के रूप में हानि ही क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यह जैविक अपचयन की प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस है। जीवाणु बैक्टीरिया जो हो, सुडोमोनास बैसिलस थियोजेंसिस, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। यह प्रक्रिया अवावी दशा अथवा जलमान मृदाओं में होता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। ठीक है, आगे आते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। तो हमने बताया अभी जलमग्न अवस्था, अवावी दशा में जलमग्न दशा नाइट्रेट की मात्रा, उपयुक्त तापमान 20 से 60 डिग्री सेल्सियस, उपयुक्त मृदा की बात करेंगे, पीएच 6 से 8। वोलेटाइजेशन की बात करते हैं, वोलेटाइजेशन की बात करते हैं, CH4 अमोनिकल आयन का गैस के रूप में हानि होना, ठीक है, NH4 प्लस NH3। यह क्रिया अधिक pH मान पर होती है। सबसे ज्यादा हानि यूरिया का होता है इस फॉर्म में, फिर अमोनियम सल्फेट का, फिर अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम नाइट्रेट का होता है। सबसे ज्यादा किस मृदा में वोलेटाइजेशन के द्वारा हानि होती है? सबसे ज्यादा जो होते हैं मृदा में जो होता है वोलेटाइजेशन के द्वारा जो होता हानि होती है, कैल्सीकृत मृदाएं। इसको देखिए कौन किस मृदाओं में, तो किस मृदा में? कैल्सीकृत मृदा में, भास्वी मृदा में, उदासीन मृदा में, अम्लीय मृदा में, ये क्रम है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फास्फोरस। तो ये उर्वरकों का जो हमने चारों उर्वरकों का वर्गीकरण देखा वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम अगले में जो है अगली क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके आगे हम लोग फास्फोरिक उर्वरक का जो है इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। आपको क्या करना है, जिस हिसाब से मैंने बताया है उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पेज लीजिएगा, चारों फर्टिलाइजर को अच्छे तरीके से, मैंने जो पहले बताया फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, उसके जो बेसिक कंपोनेंट उसके बारे में बताया हमने, एकल फर्टिलाइजर के बारे में बताया, डबल फर्टिलाइजर किसे कहा जाता है, ठीक है, ट्रिपल, ठीक है, किसमें कौन से आते हैं, किसमें कौन सा नहीं आता है, ये हो गया। इसके बाद आपने देखा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मतलब उर्वरकों का क्लासिफिकेशन आपने देखा, 4 प्रकार के होते हैं, चारों के बारे में पढ़ा आपने, अम्लीय कौन, क्षारीय कौन, उदासीन कौन, किसका पीएच कितना होता है, क्या किसमें कौन सा प्लांट के लिए होता है, चारों के बारे में आपने पढ़ा। तो चार्ट बना करके आप चारों के बारे में अच्छे से कवर कीजिए। इसके बाद ये जो है अपना फास्फोरिक उर्वरक P2O5 के बारे में हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इसमें मेथड ऑफ एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में भी कवर करना है, मतलब फर्टिलाइजर को देने की विधियां क्या है उसके बारे में हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और एक प्रश्न का जवाब देते जाइएगा। अगर आपने यहाँ तक क्लास देखा है तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जो है शीर्ष कलिका में किस तत्व की कमी पाई जाती है, ठीक है। एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।